अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, दो इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है और वो किस पे बढ़ रहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद कैसे करनी है, क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इनकी मदद करनी है कि नहीं। इस हवाले से ये तनाज़ा बरकरार है। जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। नरम असामी मत समझना। और मुझे पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अपनी इजाजत अपने पास रखो। तो ये मांगने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछती हूं कि सबको एनएफसी शेयर के तहत एक जैसा पैसा मिलता है। आप भी अब जरा बता दें कि पंजाब के मैंने सैकड़ों सूबे गिनवा सकती हूं। आप जानते हो फैसलाबाद वालों, 8 महीने की कलील मुद्दत में अल्लाह ताला के फजल से 90,000 घर अपना घर स्कीम के तहत बन रहा है। वो पैसे आपको भी मिलते हैं, आप कहां लगाते हैं? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। नाजरीन, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक गैर मामूली मुलाकात हुई है, जहां पे सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान के साथ तजारती राब्ते जो हैं उनको मज़ीद तेज़ करेंगे और मज़ीद ट्रेड को तेज़ करेंगे। अब ये जो एक मीटिंग थी ये बहुत ही गैर मामूली थी। ये क्यों गैर मामूली थी, इसके ऊपर हमने बनाई एक छोटा सी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। अमेरिका के दौरे के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1 घंटे से तवील मुलाकात हुई और ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की 2019 के बाद अमेरिकी सदर से पहली मुलाकात थी। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जून में व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। जुमे को होने वाली पाक अमेरिका सरबराहान की मुलाकात में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो शरीक हुए थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वजीर खारजा इस मुलाकात में शरीक नहीं हुए। और ये भी हैरान कुन था कि इस मुलाकात के बाद ना तो कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील सरकारी तौर पर जारी की गई। जबकि आमतौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप सरबराहान मुमलिकत से गुफ्तगू के बाद प्रेस के सामने बड़े गैर रवायती अंदाज में गुफ्तगू के लिए मशहूर है। ताहम मुलाकात से पहले सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को यह कहा था कि पाकिस्तान के अजीम फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले हैं। और मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई थी उनमें ट्रंप थम्स अप का इशारा कर रहे हैं, जबकि एक और तस्वीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान से निकाले जाने वाले कीमती पत्थर सदर ट्रंप को बतौर तोहफा देते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर बात की गई है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जंग रोकने और क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया गया है। ताहम इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कई सवालात और खदशात जन्म ले रहे हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ माइंस एंड मिनरल के हवाले से कोई तजारती माहिदा करना चाह रहा है, और अगर ऐसा है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मखदूस सूरत हाल में ये डील कैसे कामयाब हो सकेगी, और क्या पाकिस्तान अमेरिका से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई ताउन चाह रहा है और अमेरिकी ताउन के बदले पाकिस्तान क्या पेशकश कर सकता है। नाजरीन, बहुत ही अहम सवालात हैं और इन सवालात का जवाब देने के लिए हमने ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगी, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शेर अली अरबाब साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, चूँकि आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, एक सवाल सबके दिमाग में ये उठता है कि एक बड़ी अहम मीटिंग थी जिसके अंदर सदर ट्रंप के साथ मीटिंग हुई, जिसके अंदर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, मगर आपने ज़रूरी नहीं समझा कि आप इसाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, आप उनको साथ लेके जाते, चूँकि आफ्टर ऑल ये आगे अगर बात बढ़ानी है तो दोनों आला ओहदों के दरमियान तो बात नहीं होगी ना। आपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए ही मामलात को आगे लेके जाना है, तो वज़ीर ख़ारजा ही गायब थे। ये देखिए, ये तो प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो जो प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट जो मीटिंग है कि उस डेलीगेशन में कितने लोग शामिल होंगे, और तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। इट डज नॉट मीन कि जो रिलेशनशिप है वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है मार्को रूबियो के साथ जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं बड़ा अच्छा राब्ता है, मुलाकातें भी हैं। तो इस स्पेसिफिक मीटिंग के ऊपर विच विल बी द वन ऑफ मैनी
प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब गए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस तरह तो जा सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जा सकते थे, नहीं, कॉमर्स चूंकि मिनिस्टर उनके जो जा हम सकते थे। मनसब थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो वहां पे मौजूद थे, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि अगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनके हम मनसब हैं वो वहां पे मौजूद थे तो इसाक डार साहब को क्यों नहीं इनवाइट किया जा रहा। वो या ये बात इसलिए भी की जाती है बिकॉज कहा जाता है कि नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब का और एक मियां शहबाज शरीफ साहब का, और चूंकि इसाक डार साहब मियां नवाज शरीफ साहब के करीब हैं तो शायद इसलिए उनको लेके नहीं गए। नहीं, मुस्लिम लीग नून में एक ही धड़ा है और वो मियां नवाज शरीफ का है, और उन्हीं के वजीर आजम जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, और उन्हीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसाक डार हैं। और डार साहब अगर ऐसे ही होता तो मेरे ख्याल से इस अहम मनसब पे होता ही ना। ऐसा कोई जिस तरह का आपने तज़किरा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे काम करते हैं जो उनको प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट करते हैं जहां वो खुद नहीं जा सकते। तो मैं नहीं इसके अंदर कोई ऐसा कोई ताजुब समझता कि कोई देयर आर मल्टीपल मीटिंग्स जो 1-on-1 भी होती हैं, और इसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि वो और फील्ड मार्शल साहब जो हैं प्रेसिडेंट साहब से मिले। शेर अली अरबाब साहब, राना एहसान अफजल साहब कहते हैं कि जी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, ये एक वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको लेके जाएं और किसको छोड़ के जाएं। मगर क्या हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन है या जो बाकी एक्सपर्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी उनको नहीं लेके गए, उसमें आप समझते हैं कोई दम है? अभी राना साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट साहब, फॉर अ सेकंड मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि प्रेसिडेंट साहब किसको कह रहे हैं। बेसिक बात ये है, अमेरिकन जो हैं दे आर ट्रांजैक्शनल। हमने देखा अफगान जिहाद में, देखा वॉर ऑन टेरर में, देखा it's how they deal with different stakeholders. दूसरी बात ये है कि वो भी जो है they don't like red tape. उनको ज्यादातर जो है they want a one window operation and they know कि पावर सेंटर्स कहाँ पे हैं। आपने अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प को देखा भी हो, इनकी मुलाकात से पहले की जो two great leaders for Pakistan are coming, the prime minister and his great queen, the marshal and blah blah blah. ये तो सारी चीजें this is how they project their interests, because जहाँ पे इनका मतलब होता है वहाँ पे ये लोगों को आसमान तक उठा देते हैं, जहाँ मतलब नहीं है तो उसको गिरा देते हैं। लेकिन ये जो अभी आपने ऑब्जर्वेशन की है, दो मेन, एक तो ये है कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है और आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, आर्मी चीफ इज देयर, द फील्ड मार्शल, और डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, ठीक है ना। दूसरी ये है कि जी हर नेशन के साथ जब बात होती है तो एक गैर रस्मी मीडिया टॉक होती है, वो भी नहीं है। मतलब है कि बेसिकली वी आर फुल ट्रांजैक्शन की जी, जो भी इनके इंटरेस्ट है जो कि आएंगे। इनिशियली हमें अंदाजा है इसमें ये रेयर अर्थ मेटल्स, माइंस, मिनरल्स और ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन यूरेनियम वगैरह, लेकिन जो आगे चीजें आएंगी खुलेंगी, छुप कितनी रह सकती, तो हमें पता लग जाएगा एक सीन क्या है। सो हमें नथिंग रॉन्ग इन हैविंग गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया और एनी अदर कंट्री, बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इन चीजों को ख्याल भी रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ऐसा ना हो कि इसी तरह अच्छे ताल्लुकात में हम आधा मुल्क और 70,000 तो गवा चुके हैं, ऐसा ना हो कि कहीं और हमारे लिए आगे मुसीबतें खड़ी हों। So what you're saying is that there should be no secret deals. शर्मिला फारूकी साहिबा, आप एक अहम इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। यहाँ पे शेर अली अरबाब साहब कहते हैं कि जो कुछ होना चाहिए था कम अज कम there should have been some transparency to it. अब सवाल ये उठता है कि सदर ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है वो सिर्फ पाकिस्तान की साइड से हुआ है, अमेरिका की साइड से कोई एलामिया भी जारी नहीं किया गया। आप चूँकि पार्लियामेंट के अंदर हैं, क्या आपको इत्मीनान में लिया गया कि जी सदर ट्रंप के साथ एक और मुलाकात होने जा रही है, उसके अंदर हमने उनके साथ क्या डिस्कस करना है, या एक मुलाकात हो चुकी है विद फील्ड मार्शल, उसके अंदर क्या बातचीत हुई थी, या कि सऊदी और पाकिस्तान पैक्ट हुआ है उसके खद्दो खाल क्या हैं? पार्लियामेंट को इस वक्त कितना पता है इन सारे मामलात पर? जी शुक्रिया मनीज़। देखिए जी, पार्लियामेंट को तो इस वक्त तक कुछ ज़्यादा नहीं पता, हमें वो ही पता है जो हम टेलीविज़न या अखबार में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं और जो माइंस हैं उसके हवाले से भी ट्रंप ने आगाह किया
और ट्वीट किया, लेकिन हमें नहीं मालूम था। तो डेफिनेटली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामान को एतमाद में तो लेना चाहिए। अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान के साथ कोई डील होती है तो अच्छी चीज़ है, बट उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी उसके डायनामिक्स हैं वो चले पार्लियामेंट के अंदर आप ना रखें, आप डिफेंस कमेटी के अंदर रख लें, आप उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखें, लेकिन कहीं रखें तो सही ना, किसी को पता तो हो। ऑफ कोर्स देखिए आई फील कि इस वक्त जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इससे बेहतर शायद पहले कभी ना थे। ठीक है ग्लोबली पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो जंग हुई उसके बाद एक जो जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हमने उसको टैकल किया, हमारी एयर डिफेंस ने, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने, हम पूरी दुनिया उसको सराहती है, और ग्लोबली पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली वे पाकिस्तान लिटरली शोन अक्रॉस द ग्लोब। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही के अंदर जो मिशन गया है उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दुनिया भर के अंदर रखा है, ये भी कहा है कि अमन चाहिए, कश्मीर का मामला भी हल चाहिए। तो ये चीज़ें फोकस में दोबारा आई हैं। फिर ट्रंप के साथ पहले मुलाकात फील्ड मार्शल की, फिर अब शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की। आई थिंक दोनों ममालिक के लिए इट्स फॉर द बेटर, क्योंकि हमेशा से अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन बड़ा उतार चढ़ाव रहा है। जी ये जो मुलाकातें हो रही हैं और जो चीज़ें भी तय पा रही हैं, इनके खदो खाल क्या हैं? क्या इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? क्या इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगी कि नहीं होगी? राना एहसान अफजल साहब, एक परसेप्शन है कि माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है ये बहुत ज़रूरी है इन डील्स के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए जो पाक अमरीका रिलेशनशिप है। क्या माइंस एंड मिनरल्स बिल जो दोनों सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर खटाई में पड़ गया है, कितना ज़रूरी है इस डील के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए? ये देखें, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के साथ कोई अलहदा आपकी डील नहीं होती। जो लेजिस्लेशन होती है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, अगर वो मुल्की लेवल पे है तो उसको नेशनल असेंबली करती है, सूबाई लेवल पे सूबाई असेंबलियां करती हैं। तो ये वो इसी डोमेन में रहते हुए जो मुल्क होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम तो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि अगर एक मुल्क ने या उसके सदर ने या उनके उस सेक्टर ने अगर इंटरेस्ट शो किया है इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट कोई सीक्रेट एनवेलोप के जरिए तो नहीं होनी। वो इन्वेस्टमेंट जो आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके तहत होनी है, और वो अपने जो रूल्स एंड प्रोसीजर। शर्मिला जी कह रही हैं कम से कम आप अपनी कमिटीज को तो बनाएं, आप अपनी कम से कम जो फॉरेन अफेयर्स की कमिटीज हैं उसके अंदर तो मामला लेके आए। तो भाई अभी वो पाकिस्तान तो पहुंच जाएं, डेलीगेशन तो वहां भी ले आएंगे जब ये पूछेंगे सवाल। और सब लोग जानते हैं कि कमेटीज एम्पावर्ड हैं कि वो इन चीज़ों को, सेक्रेटरीज को भी समन कर सकती हैं, वो मिनिस्टर्स को भी की भी प्रेजेंस में सवाल पूछ सकते हैं और फिर सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो मैं इस तासुर को रद्द करना चाहता हूं कि किसी मुल्क के साथ कोई ऐसी डील हो जाएगी या होने वाली है या हो चुकी है कि जो हमें नहीं पता या लाइमलाइट में नहीं है या ढकी छुपी है। जो आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट आती है, और जब वो इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर सूबे को सबसे पहले पता चलता है और बाद में वफाक को भी पता, वो भी उसका स्टेक होल्डर है। तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जब होगा तो सबको पता चलेगा। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और कोई जो है कोई बैकडोर में कोई ऐसी कोई डील नहीं हुई। इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हुकूमत 12 कोशिश करेगी कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल इंटरेस्ट है, चाइनीज का भी इंटरेस्ट है, अमेरिकन का भी इंटरेस्ट सामने आ गया है, और भी दीगर ममालिक हैं जो आपके माइंस एंड मिनरल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके लिए हमने वो माहौल हमवार करना है कि सिक्योरिटी के हवाले से और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक मैकेनिज्म हो कि वो कोई बगैर किसी तकलीफ के कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हो और हमारा लोकल इन्वेस्टर हो तो वो फैसिलिटेट जी। अब नाउ दैट इज द बिग क्वेश्चन कि ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है वो पास भी हो जाए, उसके बाद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सूबों के अंदर जो है अमन आए, देरपा अमन आए, और इतना अमन आए कि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जो मीटिंग हुई है सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, वज़ीर आज़म की, उसके अंदर जो तय पाया है और हमने जो देखा, जो पिक्चर्स देखी हैं, उसके अंदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो हैं वो बलूचिस्तान से मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं सदर ट्रंप को। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने माइंस एंड मिनरल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, बलूचिस्तान में करना है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में करना है, तो फिर उसके लिए कानून साजी करनी होगी। कानून साजी दोनों सूबों के अंदर खटाई में पड़ गई है, चूँकि माइंस एंड मिनरल्स बिल जो बलूचिस्तान में पास हो गया था अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बिल है इसको काबीना ने तो पास कर दिया मगर प्रोविंशियल असेंबली ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो शेर अली अरबाब साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, कितना प्रेशर है आपकी हुकूमत के ऊपर कि माइंस एंड मिनरल्स बिल्स को पास किया जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल केपी में है। ये जो अभी रिसेंटली बिल आया था, इट इज लिटरली लाइक अ कुकी कटर। कोई इन्होंने शायद कोई इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनसे कोई एक ड्राफ्ट बनाया था, बिकॉज और उस वो ड्राफ्ट जो है, बिकॉज हमारे अफसरान पे भी उस वक्त प्रेशर था, हम तक, हमारी पार्टी तक या हमारे एमपीएस तक वो बात उस वक्त पहुंची नहीं थी। मैं इस ठीक ठाक मिनरल्स डिपार्टमेंट में, बिकॉज मैं सूबाई कमेटी का मेंबर भी था, सो बड़ा हेस्टिली वो किया गया था। तो ये तासुर कि बिल कोई है ही नहीं है, एंड इट इज अ फेयरली डिसेंट लॉ जो कि रिसेंटली केपी में बना हुआ था। ये जो लेजिस्लेशन है, हमने उसमें भी सिफारिशात में भी कहा था कि जी इसको रिविजिट करें, इसमें से कुछ चीजें हैं उसको रिवाइज करें और उसको मजीद ठीक करके, तो अगर आप दोबारा एज एन अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं तो ले आए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे मुक्तदरा ठीक काम भी इतनी कंट्रोवर्शियल तरीके से करते हैं कि उसका फिर जो है यही फॉल बैक होता है या फॉल आउट होता है जो आपने केपी में देख लिया। सो प्रेशर जो है, प्रेशर एज सच ऐसा है नहीं, बिकॉज पार्टी जो है इसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि जो चीजें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी, जो पख्तूनख्वा के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पहली बात। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं, बिकॉज अक्सर सियासतदान जो है ना इस चीज को बिल्कुल एंटी स्टेट की तरफ ले जाते हैं। जो पूरी तारीख में पाकिस्तान की एक ही गद्दार था, जनरल मुशर्रफ, जिसको अदालत ने किया था, लेकिन हम एक दूसरे को गद्दार और एंटी स्टेट कहने का बड़ा शौक है। बात सिर्फ ये है कि बिजनेस भी कहीं होता है तो कहीं भी किसी मुल्क के साथ हो या एंटरप्राइजेस के साथ हो या जॉइंट वेंचर के साथ हो, तो वो एक ओपन उसमें होता है। वो कोई बंद कमरों में होते नहीं कि ब्रीफ केस में पत्थर उठा के आप उधर जाके ले जाइए, कोई काम है इतने सीनियर लेवल के लोगों का। लेकिन चले कर दिया तो कर दिया, बट दीज आर बैड ऑप्टिक्स कि आपके इलेक्टेड लोग, आपके कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग में नहीं है, और आपके मिलिट्री के चीफ और आपके प्राइम मिनिस्टर जो है पहली मीटिंग मिलिट्री की चीफ की होती है, फिर दोनों की होती है। दीज आर बैड ऑप्टिक्स। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अगेन, ना कोई हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के लिए बिजनेसेस को, इन्वेस्टमेंट्स को, सारी चीजों को, लेकिन वो आपकी वाली बात आप देखें, जरा सीपैक को देख लें, गवादर को देख लें। गवादर अभी भी सिक्योर नहीं है, आप जरा वहां पे हाल देख लें। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि जी we'll come to security later, शेर साहब, अगर जो आपने बैड ऑप्टिक्स की बात की है ना, उसको लेके मैं आगे चलना चाहती हूँ, क्योंकि शर्मिला जी जो है उनकी हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। शर्मिला जी, पहले जी पास हो गया बिल, माइंस एंड मिनरल बिल पास हो गया, फिर लॉ मेकर्स आए, उन्होंने कहा जी कि हमने तो ये बिल पढ़ा ही नहीं था और ये कैसे पास हो गया। फिर जिन लोगों ने पास किया था, जिस तरह के JUIF, उन्होंने जाके अदालत में इसको चैलेंज कर दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है। तो आप ये बताइए कि जो इसका प्रिंसिपल है कि जी जहां माइंस एंड मिनरल्स पाए जाएंगे वो जगह जो होगी वो फेडरल टेरिटरी कहलाएगी या फेडरल के नीचे आ जाएगी, मातहत हो जाएगी, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाएगी इस बेसिक प्रिंसिपल पे? देखिए मुनीसा, ये हकीकत है कि जिस सूबे के मादनियात होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं या कीमती ज़खायर होते हैं, वो सूबे की मिल्कियत होती है और उसकी मर्ज़ी के अलावा, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ ऑल्सो मॉरली करेक्ट। अब बात ये है कि देखिए, ये कह देना बिल पास करके कि जी हमने पढ़ा नहीं था, ये दिस इज़ समथिंग जो इज़ अनहर्ड ऑफ। बिल्स हमेशा डिलिबरेट होने चाहिए, कमेटीज़ में जाना चाहिए, कमेटीज़ में उनकी इनपुट लेनी चाहिए
और उसके बाद उसके ऊपर जो है मज़ीद हाउस के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, पास हो या ना हो। बहरहाल जो भी हुआ वहाँ पर अदालत में गए, जो भी कार्रवाई हुई अदालत तक पहुंचना पड़ा। जहां तक आपका सवाल है कि देखिए मगर पीपल्स पार्टी का जो मेन इशू हमेशा से बात रही सूबाई खुद मुख्तारी की, अब माइंस एंड मिनरल्स, क्या ये फेडरल लिस्ट में आना चाहिए या इसको प्रोविंस का हक होता है अपने माइंस और मिनरल्स का, या कि फेडरल का होता है? I mean that's the debate really. Where does People's Party stand in this? देखिए, People's Party believes in provincial autonomy. People's Party believes कि जो सूबे के ज़खायर हैं उन पे सूबे के लोगों का हक होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ पर सिंध में गैस के लिए लड़ते हैं, सिंध से गैस निकलती है और सिंध कोई गैस नहीं मिलती है। ये बड़ी इसके ऊपर हम बारहा असेंबली में भी बोलते रहे हैं, हमने एहतजाज भी किया और आज भी बोल रहे हैं। तो इसके अलावा तो कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी कानून साजी हो या जो भी, देखिए अभी ये जो MOU पैक्ट हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके टर्म्स, उसकी जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, तमाम चीज़ें जो पता तो होनी चाहिए ना। अगर $500 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट आ रही है विच कैन अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट, देखिए पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वी नीड टू नो। ऑल राइट, राना एहसान अफजल साहब, ये सवाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत से तज्ज़िया निगार इस मामले को ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये जो सौदा हो रहा है ये अमरीकी हुकाम के साथ नहीं हो रहा, ये सदर ट्रंप की फैमिली के साथ हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि जो अभी सौदा किया जा रहा है क्रिप्टो में, उसके अंदर जो कंपनी सामने आई है उसका 60% शेयर्स जो हैं वो सदर ट्रंप ओन करते हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज़ कि अगर आपने कोई मुआहिदा करना भी है तो उसके खदो खाल आप कहते हैं कि हम बाद में पेश करेंगे। अगर आप बाद में पेश करेंगे इसका मतलब ये है कि आप फैसला कर आए हैं और बाद में फिर आप इसके ऊपर डिलिब्रेट करेंगे, तो फिर आपके पास क्या स्टैंडिंग होगी कि आप उस ऑफर को रिविजिट कर लें? ये देखें, एक तो ये सारा जो आपने अभी जिसका जिक्र किया है ये बिल्कुल गलत है। कोई हम सौदा नहीं करके आए और सौदे जो हैं वो जाके नहीं होते। सौदे जो अगर होते हैं तो उसके दो, या तो प्राइवेट सेक्टर बिड करता है, किसी अगर आपकी मिनरल्स की कोई एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है तो उसकी पूरा कानून है और वो कानून इट हैज़ बीन लेजिस्लेटेड बाय द प्रोविंशियल एंड द नेशनल असेंबलीज, और वो उसके जो भी कवायद और ज़बादत हैं उसके मुताबिक होता है और उसमें एक प्रोसेस होता है, ड्यू डिलिजेंस होती है जिसके तहत वो बिडिंग होती है। अगर G2G होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ नेगोशिएट होती है तो उसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जो आइन के मुताबिक होता है। तो ये कोई ये कहना कि कोई हम राना साहब, मगर सवाल ये है ना कि देखिए आपके साथ ट्रैवलिंग प्रेस थी सर, आपके साथ ट्रैवलिंग प्रेस थी, आप कह रहे हैं इट्स अ वेरी वेरी गुड इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर पाकिस्तान, एक बड़ा अच्छा माहौल था, एक अगर अच्छा कदम है तो फिर आप साथ अपने ट्रैवलिंग प्रेस को लेके जाएं। और आप जो है आप भी प्रेस रिलीज थे, अमेरिका भी प्रेस रिलीज थे। जी, बात यह है कि जब कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंस की होती है तो उसकी प्रेस रिलीज निकली जाती है। अगर कोई MOU होता है तो वो MOU कोई हिडन नहीं होता कि उस MOU को छुपाया नहीं जाता। अमेरिका की साइड से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई नहीं, तो फिर हमारी तरफ से आ जाएगी, फिर ऐसी कोई इतनी कोई सॉलिड चीज नहीं हुई होगी। देखिए बात आपकी तरफ से आई है, हाँ, why not take the media is the question, why keep the media away? हाँ, why is the media away? The press release is for the media कि उनको मीडिया को नहीं लेके गया ना, दी जाए। नहीं, मगर ये एक क्लोज डोर थी और ये गैर मामूली मुलाकात थी। मुझे तो नहीं पता क्या प्रेस रिलीज थी, पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की, क्या जारी की उन्होंने? पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की मगर अमेरिका ने नहीं की। तो फिर वो प्रेस रिलीज पाकिस्तानी मीडिया के लिए थी ना, तो वो हमने मीडिया के लिए प्रेस रिलीज जारी की। तो मेरे ख्याल से इस चीज को ये कहना, एक अगर आपकी मुलाकात हुई है तो अच्छी बात है, अगर उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें जिसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है वो प्रेस रिलीज से जारी हो गई। अगर कोई MOU होता है तो वो सीक्रेट नहीं होता, MOU मलकियत होती है वजारत की, और वो वजारत की जो मलकियत होती है इट कैन बी आस्क्ड बाय एनीवन। एक कमेटी कह सकती है कि उस MOU को के जो भी उसके जो टर्म्स हैं वो कमेटी में रखें, तो वो कमेटी में आ जाएंगे।
तो इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई चीज हो गई जिसके ऊपर हम लिफाफे में हवा भर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई सौदा हो गया या कुछ हो गया। और अगर हम वो जेम्स लेके गए हैं तो जनरली स्पीकिंग जब पाकिस्तान की हम प्रेजेंटेशंस करते हैं तो या वो प्रेजेंटेशन होती है, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में किसी के पास ले आए तो इट मेक्स मोर ऑफ एन इम्पैक्ट। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ये नॉर्मल रूटीन होती है कि आप अपने प्रोडक्ट शो केस करते हैं, और वो हम ट्रंप या ट्रंप के खानदान को तो नहीं कर रहे। जो भी कंपनी आएगी वो आपके कानूनी एम्बेट के अंदर ही आएगी ना, या वो G2G में आएगी या वो जो है वो बिडिंग फॉर्म में आएगी। तो बोथ आर लेजिस्लेटेड। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढकी छुपी हो गई है या हो और जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये बैड ऑप्टिक्स थे, जिस तरह शेर अली अरबाब साहब कह रहे हैं कि जी ये बैड ऑप्टिक्स थे, कि वहां पे सिर्फ सदर ट्रंप थे, मार्को रूबियो साहब थे, JD वैंस थे, और आपकी साइड से सिर्फ 2 लोग, वजीर आजम और फील्ड मार्शल, नो थर्ड पर्सन। नहीं, मुझे ये कोई इसमें कबाहत नहीं लगती। जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई, नो डिफेंस मिनिस्टर, इट इज नो इसाक डार साहब। नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। कहीं 10 लोग जाते हैं, कहीं 1 बंदा जाता है, कहीं 2 लोग जाते हैं, कहीं 3 लोग जाते हैं। इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटिंग। ऑल राइट, वील हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। फिर से हाजिर होते हैं, ये जो मामला इसको आगे बढ़ाते हैं, और सैलाब ज़दगान के हवाले से भी बात करनी है, चूँकि हाल ही में उनको भी एक कहा गया है, एक डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप अपने घरों को वापस लौट जाएं, चूँकि रिलीफ और रेस्क्यू का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये 2 इत्तेहादी हैं और इनके दरमियान तनाज़ा सैलाब ज़दगान को लेके है कि क्या उन तक BISP के जरिए मदद पहुंच सकती है कि नहीं। इसके अंदर PTI जो है उनका मौक़िफ़ अभी तक साफ नहीं है। जो फ्लड्स हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आए हैं। शेर अली अरबाब साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है इस मामले के ऊपर, कि क्या बिस्प के जरिए सैलाब ज़दगान तक पहुंचना चाहिए, और बिस्प का जो है उसका डेटे का साथ जो जिस तरह वो देते हैं उसकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, जब इमरजेंसी होती है ना, जब डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर के अंदर यू गो फॉर रेस्क्यू, एंड उसके बाद जो है इमीडिएट उसकी तरफ जाते हैं, रेस्क्यू, रिलीफ, और उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन और आगे के स्टेजेस हैं। उसमें अगर हम इन सीमेंटिक्स में पड़े जाएं कि जी ये बिस्प है या ये पंजाब हुकूमत है या ये मरियम नवाज है, तो दैट डिफीट्स द पर्पस। हमारे जब बुनेर में और यहाँ वहां पे सैलाब आए, मतलब मैं किसी की सैलाब एफर्ट्स को जी आपकी आवाज आ रही है। हमने उसके ऊपर जो है बड़ी कि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो, अगर कोई और इदारे हो वो भी इन्वॉल्व हो, एंड वी आर ओपन टू दिस। तो मेरे ख्याल में इसको बजाय इसके कि सैलाब के ऊपर कोई भी जमात, तहरीक इंसाफ हो या बाकी हो, सियासत करे, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर बैठ के जो है बात करनी चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ जब सैलाब आते हैं ना, तो सरकार जो भी हुकूमतें हो, हमारी हो बाकियों की हो, परफॉर्मेंस हमारी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं होती। इट्स नॉट समथिंग टू राइट होम अबाउट, बिकॉज राइट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज की बात है ना, बिस के जरिए आप समझते हैं कि मदद लेनी चाहिए, बिस में मदद लेनी चाहिए। दैट्स योर शॉर्ट आंसर। Obviously, अगर credible database and they have the resources, so why not? Right. इस मामले पे आई वुड लाइक टू हैव शर्मिला फारूकी टू हैव द लास्ट वर्ड। आपसे पहले मैं राना एहसान अफजल से सिर्फ एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। राना साहब, आप पंजाब में बैठे हुए हैं, अब ये खबरें ये हैं कि साउथ पंजाब में ये कहा गया है कि जी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया, अब अपने घरों को जाएं। क्या ये दुरुस्त है? राना साहब आप म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सॉरी, देखिए मैं आई एम नॉट अप टू डेट विद दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन जनरली स्पीकिंग जहां पानी रिसीड नहीं होता वो डिजास्टर एरिया ही कंसिडर होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज फॉर दोज एरियाज जहां पानी रिसीड हो गया है, और जहां पानी रिसीड नहीं हुआ ऑब्वियसली वहां इंतजामिया उन लोगों को जबरदस्ती तो नहीं वापस भेज सकती, एंड दे शुड बी अकोमोडेटेड इन द रेफ्यूजी कैंप्स। बट व्हाई आर यू रिलक्टेंट टू टेक हेल्प फ्रॉम बिस्प?
नहीं देखिए, नो वन इज सेइंग कि बिस्प से आपको जो मैडम ने बात की है, मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा है कि द डैमेजेस आर वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बिस्प और हम इसको हैंडल कर रहे हैं। जिनके घर जो है वो खत्म हो गए हैं उनको हम 10 लाख रुपए की इमदाद करके उनके घर रीबिल्ड करेंगे, और जिनका स्टॉक जाया हुआ है और वो उसका सर्वे स्टार्ट हो चुका है तो उसको 5 लाख रुपए के जरिए करेंगे। और उन्होंने देखें जो बिस्प है वो इट इज ऑलरेडी एक, वो कह लें कि जो जरूरतमंद है उनकी इमदाद वो कर रहा है। अगर कोई सूबा समझता है कि बिस्प के जरिए स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इमदाद की जरूरत है तो वो ऐसा पैकेज दे सकता है वफाक को, बिस्प को दिया जा सकता है, जिसके जरिए अगर सिंध के स्पेसिफिक एरियाज हैं तो वहां हम उनके जरिए उनको, तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो सूबे को करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो बिस्प का पैकेज है वो इट इज ऑलरेडी बजटेड, तो उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। अगर सूबा ऐसा इनिशिएटिव खुद करना चाहता है तो वफाक वेलकम करेगा। अगर सिंध बिस्प के जरिए एडिशनल पैसे भेजना चाहता है तो वो सिंध दे वफाक को, एंड वी कैन लेट मी गेट शर्मिला जी लास्ट वर्ड। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर सिंध कोई स्पेशल पैकेज बिस्प के जरिए सैलाब ज़दगान के लिए भेजना चाहता है तो वफाक और पंजाब इसको वेलकम करेगा। देखिए मनीज़ा, इट्स नॉट अबाउट सिंध वर्सेस पंजाब और वाइस वर्सा। हम तो फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं ना, हम तो पंजाब से बात ही नहीं कर रहे। बिस्प जो है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है और फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। 2022 के सैलाब में बिस्प को इस्तेमाल किया गया था क्योंकि इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट, वर्ल्ड बैंक से एक्नॉलेज्ड है, डोनर एजेंसी से एक्नॉलेज्ड है, पोरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करता है और उसके तहत हमने 25,000 कैश ट्रांसफर उनको दिया था। इस वक्त लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है फौरी तौर के ऊपर। आपके पास एक सर्वे मौजूद है, बिस्प के ज़रिए आप पैसा पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं। बात 10,000 की नहीं है, आप 25,000 पहुँचाएँ, 50 पहुँचाएँ, जितनी आपकी बिसात है आप पहुँचाएँ। सैलाब तो सबसे ज़्यादा तबाहकारी तो पंजाब में हुई है। देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। सिंध में तो खुदा ना खासा इतना बड़ा मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसला है। आई डोंट नो व्हाई ये इतनी चिड़ बिस्प से क्यों है, व्हाई? इट्स अ सोशल सेफ्टी नेटवर्क प्रोग्राम जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके तहत आप माजी में भी मदद कर चुके हैं, तो व्हाई नॉट आज क्यों नहीं मदद करने में आपको कोई इशू आ रहा है? इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। जी शर्मिला जी, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।